बदलते भारत की शान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों का हर समय रखा है ख्याल। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के लिए खाद का किया है बेहतर इंतजाम, नहीं होगी खाद की कमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कृषि विकास और किसानों के कल्याण पर जोर। उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि देश बन रहा है आत्मनिर्भर, खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों का कर रहा है निर्यात। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी रूफटॉप सोलर योजना के तहत देश भर में तेजी से हो रहा है काम। 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना है योजना का लक्ष्य। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है आवंटित। देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण समेत उठाए हैं कई कदम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के लिए खाद का इंतजाम किया है। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों का हर समय ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। खाद की पर्याप्त व्यवस्था तमिलनाडु के लिए करने का काम भारत सरकार ने किया है। हमने कोई कोताही नहीं की। पर्याप्त खाद की उपलब्धता है। खाद लगातार डीएपी हो, यूरिया हो, लगातार आ रहा है। इसलिए तमिलनाडु के किसानों का भी हमने पूरी गंभीरता और शिद्दत से ध्यान रखा है। और माननीय सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य को मैं फिर आश्वस्त करना चाहूंगा, जितनी फर्टिलाइजर की जरूरत होगी तमिलनाडु को उतना किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को। तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी की गारंटी पर भी बात की। श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थॉमस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया
कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, जहां आजकल के समय में लोग गांव से पलायन कर चुके हैं और इस वजह से उनके खेत भी बंजर हो चुके हैं। अगर आपके खेत भी बंजर हो चुके हैं तो आप अपने खेत में चाय बागवानी कर सकते हैं और इसके लिए उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किसानों को लाभ दिया जा रहा है। दरअसल इसके लिए आपको सिर्फ अपने बंजर खेत विभाग को देने होंगे और वह इसमें चाय बागवानी कर उसे उपजाऊ बनाएंगे और इसके तहत किसानों को अपने खेत में एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि विभाग की ओर से वर्तमान में करीब 146 हेक्टेयर बंजर खेतों को उपजाऊ बनाया गया है, जिसका लाभ 317 परिवारों को मिला है। इस सिलसिले में चाय विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार और विभाग की ओर से बंजर खेतों को उपजाऊ बनाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बंजर खेत में चाय पत्ती का उत्पादन करने से किसानों को इससे काफी फायदा मिलता है। जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो किसानों को इसका 20% भी दिया जाता है। उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड अल्मोड़ा का मिशन और विजन है कि पहाड़ों में जो बंजर खेत हैं उन्हें आबाद बनाया जाए। और देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में कई कदम उठाए हैं, जिनमें फसल उपरांत नुकसान में कमी लाने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि मंत्रालय का विभिन्न पहलों और योजनाओं को क्रियान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है और इसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना शामिल है। मत्स्य पालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को वित्तीय वर्ष 2020-21 से 5 वर्षों की अवधि के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र से 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सतत, जिम्मेदार, समावेशी और न्याय संगत तरीके से मत्स्य की क्षमता के उपयोग से मत्स्य उत्पादन विधियों को बढ़ावा देना है। ये योजना कर्नाटक सहित सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने कुल 1,056.34 करोड़ रुपए की लागत से मत्स्यिकी विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन में उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति के लिए फिश हैचरी, मीठे पानी और खारे पानी के एक्वाकल्चर में क्षेत्र विस्तार जैसे कि रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक इकाइयां, कैच कल्चर, सी वीट फार्मिंग और ऑर्नामेंटल ब्रीडिंग और रेयरिंग यूनिट आदि शामिल हैं। वहीं इस योजना के तहत राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के माध्यम से जल कृषि के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें गहन मीठे पानी की जल कृषि, खारे पानी में जल कृषि, शीत जल मत्स्यिकी, सजावटी मत्स्य पालन, मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन, प्रजाति विशिष्ट हैचरी और प्रजाति विशिष्ट कल्चर कृषि प्रैक्टिस शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय उड़ीसा दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्रों से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के उज्जवल भविष्य का मार्ग खोलता है। उन्होंने छात्रों से अपने विचारों और समर्पित कार्यों के माध्यम से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्र निर्माण में योगदान देने पर जोर दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक समय था कि जब हम खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। अब हम खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। ये हमारे कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन और हमारे किसानों की अथक मेहनत के कारण संभव हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और किसानों के विकास के बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है। कृषि, मत्स्य उत्पादन और पशुधन के विकास से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज कृषि के सामने प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, प्रति व्यक्ति खेतों का आकार कम होना और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जैसी नई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को समय रहते तकनीकों का विकास और प्रसार करना होगा। हमें पर्यावरण संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल और मृदा संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर देना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे जैसे कि तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं। कृषि वैज्ञानिकों पर ऐसी सभी समस्याओं से निपटने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी हमारे कृषि क्षेत्र के लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। मिट्टी, पानी और पर्यावरण पर इनके दुष्प्रभाव सभी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया है कि युवा वैज्ञानिक इन समस्याओं का समाधान खोज लेंगे। बिहार के पूर्णिया के किसानों ने अपने खेतों में काला धान यानी कि काला नमक लगाया है, जिसमें शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और यही वजह है कि धान काफी महंगे दामों में बिकने वाले धान साबित हो रहे हैं। देखिए पूर्णिया से जेपी मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। पूर्णिया जिले में पाया जाने वाला काला धान आजकल किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसका मुख्य कारण बाजार में इसकी बढ़ती मांग है। इस धान की विशेषता यह है कि इसमें खुशबू के साथ साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। किसानी के क्षेत्र में शशि भूषण सिंह को अब तक छोटे बड़े 200 से ज़्यादा सम्मान मिल चुके हैं और उनके द्वारा की जाने वाली काले धान की खेती को बड़ी संख्या में किसान अपनाने लगे हैं। यही कारण है कि सूबे के राज्यपाल से लेकर कई मंत्री और अधिकारी उनके खेतों में फसल देखने आते हैं। ये डॉक्टर भी कहते हैं ये चावल आप खा सकते हैं क्योंकि इसमें आपका शुगर फ्री है, यह कैंसर से लड़ने की क्षमता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल वाले भी खा सकते हैं। काला रंग में दिखने वाला काला नमक धान का चावल सफेद और चमकता हुआ दिखता है। इस धान की बाजार में काफी मांग है। यही कारण है ये धान काफी महंगे दामों में बिकता है। शशि भूषण सिंह की खेती से प्रभावित होकर अब कई किसान काला नमक धान को लगाने लगे हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये जो धान लगाए हैं मेरे अंकल जी है शशि भूषण सिंह, अगले साल भी लगाए थे, इस बार भी लगाए हैं। पूर्णिया जिले में उपजाया जाने वाला काला धान न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि यह किसानों के लिए आय स्रोत बन रहा है। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में किसान इस खेती को अपनाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। और विश्व मृदा दिवस 2024 पर लद्दाख में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग करगिल ने लद्दाख के शकर गांव में किया। विश्व मृदा दिवस की थीम मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान मिट्टी के नमूने, जैविक खेती के तरीके और मशरूम की खेती जैसे विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस दौरान किसानों को सरकारी योजनाओं और आधुनिक मृदा संरक्षण तकनीकों की भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी रूफटॉप सोलर योजना के तहत देश भर में तेजी से काम हो रहा है। इस योजना का लक्ष्य 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करना है और इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1.45 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 3.66 लाख आवेदकों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है और ये सब्सिडी 15 से 21 दिनों के भीतर सीधे लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।
सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है, जहां से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इस योजना में गुजरात सबसे आगे है, जहां 2,86,545 सोलर पैनल लगाए गए हैं। महाराष्ट्र 1,26,344 इंस्टॉलेशन के साथ दूसरे और उत्तर प्रदेश 53,423 इंस्टॉलेशन के साथ तीसरे स्थान पर है। अन्य राज्यों में भी इस योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। पच्चीसवें हॉर्नबिल उत्सव के 5वें दिन नागालैंड की जनजातियों ने सांस्कृतिक जुड़ाव थीम के तहत सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। ये महोत्सव किसामा हेरिटेज गांव के मुख्य मैदान में आयोजित किया गया। नागालैंड के हाउसिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मंत्री पी बाशांग मोंगबा चांग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्सव के दौरान 18 जनजातियों की सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा प्रदर्शनी की गई। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नागालैंड के लोगों को बधाई दी। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को मसूर की खरीद नरमी के साथ हुई, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्टनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 4 दिसंबर को इसका भाव 6,770 रुपए था, जो 5 दिसंबर को 20 रुपए लुढ़ककर 6,750 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की बलिया मंडी में भी मसूर के सौदे नरम भाव पर हुए। यहाँ 4 दिसंबर को इसका भाव 6,885 रुपए था, 6,875 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 4 दिसंबर को मसूर का भाव था 6,780 रुपए, 5 दिसंबर को 10 रुपए कमजोर होकर भाव 6,770 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 4 दिसंबर को इसका भाव 6,430 रुपए था, जो 5 दिसंबर को 10 रुपए चढ़कर 6,440 रुपए क्विंटल हो गया। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 17,91,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्टनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 4 दिसंबर को सरसों का भाव 5,800 रुपए था, 5 दिसंबर को इसमें 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,750 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी 5 दिसंबर को सरसों का भाव 10 रुपए टूटकर 5,950 रुपए से 5,940 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में तेजी का रुख रहा। यहाँ 4 दिसंबर को सरसों 5,820 रुपए क्विंटल पर बिका, जो 5 दिसंबर को 30 रुपए चढ़कर 5,850 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में बीते 2 दिन यानी 4 और 5 दिसंबर को सरसों का भाव 6,300 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार,
आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। मणिपुर में किसान अदरक और हल्दी की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय मसूर, सरसों और मक्का की बुवाई कर सकते हैं। मिजोरम के किसान तिल और धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान टमाटर, अदरक और हल्दी की पकी पौध की तुड़ाई और खुदाई का काम भी कर लें। वहीं त्रिपुरा के किसान आलू की बुवाई जारी रखें। ओडिशा में किसान कपास, मूंगफली, सरसों, उड़द और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय काबुली चने और गेहूं की बुवाई की जा सकती है। गुजरात के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में कपास, ज्वार, लहसुन, अरंडी, गेहूं और धनिया की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान सुपारी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। कोंकण में इस समय सरसों, लोबिया और मूंगफली की बुवाई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र के नासिक के किसान कपास की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की बुवाई भी कर लें। मराठवाड़ा में किसान गेहूं और प्याज की बुवाई कर लें। विदर्भ में इस समय गेहूं की बुवाई की जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच पर नोटों की गड्डी मिलने पर जोरदार हंगामा। मामले पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में लाया गया था और इसकी जांच चल रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मामले पर कहा है कि ये घटना सदन की गरिमा पर चोट है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं निवेदन करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक किसी सदस्य का नाम उजागर नहीं किया जाना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि महापरिवार
महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा सदन भवन के परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कहा कि हम बाबा साहिब का ऋण कभी नहीं चुका सकते। हम जो भी करेंगे संविधान के अनुसार करेंगे। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।